न्यूक्लियाई। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, रदरफोर्ड जी ने क्या बताया था कि एक सेंट्रल कोर रीजन था, चाहे रदरफोर्ड जी बोले चाहे बोहर जी बोले थे कि एक सेंट्रल कोर रीजन है जहां पे एटम का सारा मास और सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेट कर रहा था किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको उन्होंने क्या बोला था? न्यूक्लियस। तो आज अब हम लोग इस न्यूक्लियस के अंदर घुसने वाले हैं कि इस न्यूक्लियस में एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखो बच्चों फटाफट, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। सो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बहुत इजी है कि एक न्यूक्लियस ये था। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज होता है बेटा, जल्दी से बताओ? प्रोटॉन और हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेट आ गया बच्चा। इसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं? इकट्ठा अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है Z प्लस M, ठीक है। प्लीज बात नहीं, थोड़ा ध्यान समझेंगे नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको इकट्ठा एक नाम देंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको नाम देंगे न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को इकट्ठा हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन। अब अगर हम ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का मास नंबर आप निकालना चाहते हो तो कोई भी एलिमेंट याद रखना, आपको हम बता देते हैं, ये एलिमेंट का नाम होता है, ये होता है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और ए होता है इसका मास नंबर, ठीक है। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, और ये इसका कहलाता है मास नंबर, या इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो मास नंबर है ये किसका सम होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम आपके पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर, ठीक है। इस फॉर्मूले का भी आगे बहुत यूज होगा। तो चलो फटाक से हेडिंग लिखो, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर पहले कुछ लिख लो कहानी, फिर ये सब लिखना। लिख लो फटाफट। एन एटम कंसिस्ट ऑफ a central positively charged region. An atom consists of a central positively charged region called nucleus, which consists of positively charged particles, called proton and neutral particles called neutrons. Neutral particles called neutron. These two are collectively known as, these two ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। These two ब्रैकेट में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ब्रैकेट बंद are collectively known as nucleons.
These two are collectively known as nucleons. अब इसके अंदर ये लिख लीजिएगा फिगर बना करके फटाफट। x क्या है जल्दी बताओ, x क्या है? एलिमेंट का नाम। x इज इक्वल टू नेम ऑफ एलिमेंट। a क्या है? मास नंबर। z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। फटाक से नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग। एक ये है, एक इनके बड़े भाई ये हैं, और एक इनके बड़े भाई ये, सब तीनों के तीनों न्यूक्लियस हैं। अब मैं बोलूं बताओ किसका मास ज्यादा दिख रहा है? 1 2 या 3? 1 2 या 3? 3। कैसे पता? इसका वॉल्यूम बड़ा है ना। इसका मतलब मोटी मोटा आपको एक बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका मास नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा, है क्या नहीं? इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की वैल्यू क्या होती है? A। लिख सकते हैं। अब अगर ये शेप कैसा होगा न्यूक्लियस का, ये कोई बच्चा बताएगा? स्फेरिकल। और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, बहुत इजी है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई तकलीफ, क्योंकि ये 4/3 और पाई ये कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑलरेडी प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है, कांस्टेंट उसके अंदर चला गया है ना। क्योंकि जैसे प्रोपोर्शन हटाएंगे कांस्टेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रोपोर्शन का साइन लगा है तो ये 4/3 पाई कहां चला जाएगा? इस कांस्टेंट में ही घुस गया है ना, उस कांस्टेंट में मिक्स हो गई। अब यहां आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज r/3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी r इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। इसके पावर 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे बेटा तो क्या आएगा आपके पास? एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इंपीरिकल कांस्टेंट। r0 क्या होगा बेटा? इंपीरिकल कांस्टेंट, IMPIRICAL, इंपीरिकल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.2 फर्मी होती है। कितनी होती है? 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। ठीक है। अब आपको मोटी मोटी एक बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है? वो पर डिपेंड करता है। तो हम दो को करते हैं और एक को रहने देते हैं। बात समझ में आ गई? यस नो? चलिए फटाक से नोट करिए। ये है साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालने का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन इस पे दे दें आपको। अच्छा पहले नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो बेटा। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ a nucleus of mass number 8। अब इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या था? r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3।
3, आर नॉट नीचे रहेगा ऊपर नहीं, ठीक है। आर इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। वैल्यू रखो, आर इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 और ए की वैल्यू कितनी है 8 होल पावर 1/3। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1/3। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 1/3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। r इक्वल टू मिल गया 1.2 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया -15। r इक्वल टू कितना हो गया 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए फटाक से। न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल टू होता है मास, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये होगा मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। अभी डेफिनेशन लिखा देंगे, लिख लीजिएगा, उसके बाद छापिएगा नहीं, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा, तो ये होगा मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास नंबर होल अपॉन में नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है किसी को पता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू मास नंबर होता है ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये होता है अभी हमने बताया था 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम क्या करेंगे, इस r को तोड़ेंगे r नॉट के टर्म में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहीं पर पहले। ये हो जाएगा 3 इंटू 1.67, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू ए अपॉन में हो जाएगा 4 पाई। इन प्लेस ऑफ r की जगह आप क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? r इक्वल टू होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3। होता है? तो यार रख लेते हैं, r की जगह हो जाएगा आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 होल पावर 3। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चले जाएंगे हम लोग और हमारा आंसर दिखने लगेगा। तो r इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 इंटू ए होल अपॉन में 4 पाई इंटू आर नॉट की पावर 3 इंटू ए की पावर, ये कट जाएगा 3 से 3, तो सिर्फ क्या बचेगा ए से ये ए क्या हो गया कैंसिल। वैल्यू रखते हैं सारी वैल्यू। सो आर इक्वल टू क्या मिला 3.3 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन में 4 इंटू 3.14 और आर नॉट की वैल्यू कितनी थी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आर नहीं, यहाँ पर डेंसिटी चल रहा है रो, इधर डेंसिटी क्या चल रहा है रो। ठीक है, बात नहीं बेटा, बात नहीं, तुम लोग ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर आपके पास क्या मिल जाएगी जल्दी बताइए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये मिलेगा 2.38 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अब इससे ये क्या पता चल रहा है, डेंसिटी किसी का भी हो, है ना, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, किसी भी एटम का हो, डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब सबका डेंसिटी, सारे एटम का डेंसिटी क्या होता है, रिमेन्स सेम होता है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखवा देंगे, लिख लीजिएगा। तो लिखिए पहले हेडिंग, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है। मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस, mass per unit volume of a nucleus is called nuclear density, is called nuclear density
अब ये पूरा नोट कर लीजिए फटाफट। नीचे स्टेटमेंट लिखिएगा इसके। पहला पॉइंट, स्टेटमेंट में पहला पॉइंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass number of a nucleus. Nuclear density is independent of the mass number of a nucleus. It means nuclear density, it means nuclear densities of all atoms are same. Nuclear densities of all atoms are same. ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 10 to the power 4 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी जो था वो था 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा ध्यान से देखो, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 3 इंटू 10 to the power, ऐसे लिख लो इसको, 10 to the power 14 इंटू 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। इस 10 to the power 17 को लिख सकते हैं, और 10 to the power 3 क्या था बेटा, ये है, सॉरी 10 to the power 3 ना लिखो, 10 to the power 4 लिखो ना, ऐसे लिखो, 10 to the power 13 इंटू 10 to the power 4 kg पर मीटर क्यूब, और 10 to the power 4 kg पर मीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। इसका मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी होता है 10 to the power 13 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की डेंसिटी से कितना बड़ा होता है न्यूक्लियर डेंसिटी, 10 to the power 13 टाइम्स, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर डेंसिटी या अर्थ की डेंसिटी, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी कितना ज्यादा होता है, लगभग 10 to the power 13 टाइम्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो लिख लो नीचे सेकंड पॉइंट में, न्यूक्लियर डेंसिटी इज अबाउट, nuclear density is about 10 to the power 13 times the average density of earth, 10 to the power 13 times the average density of the earth। ये नीचे नोट कर लेना।